Hello students, in this video we will discuss scientific techniques of Taylor. Along with scientific principles, Taylor also developed some techniques which are known as scientific techniques given by Mr. Taylor. Taylor developed some scientific technique by conducting various experiments at his workplace. As we know, he was an engineer, and at the workplace he do some experiments on the basis of which these techniques are developed. So let's we start with first technique of Mr. Taylor, that is functional foremanship. In this technique, Taylor suggested the division of factory in two departments. इस टेक्निक में टेलर ने ये बताया है कि जो भी कभी भी फैक्ट्री हो, आपके पास आपकी जो भी फैक्ट्री है, इसको आप टू डिपार्टमेंट्स में डेवलप करिए या टू डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करिए. फर्स्ट वन इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. एज टेलर फेल्ट दैट वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन. To develop specialization in the productivity, Taylor suggested under each department there must be some functional experts to supervise, guide and instruct the workers. टेलर क्या बोलते हैं कि जब भी आप अपनी फैक्ट्री का डिवीजन करें तो आप टू डिपार्टमेंट्स में करें. वन इज़ प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, सिर्फ प्लान्स डेवलप करेगा, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करके गुड्स का प्रोडक्शन करेगा. मीन्स प्लानिंग डिपार्टमेंट सिर्फ जो बर्डन लेगा वो प्लानिंग का लेगा, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्लानिंग का बर्डन नहीं लेगा, सिर्फ प्रोडक्शन का बर्डन रहेगा. तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स होंगे वो भी टेंशन फ्री होंगे, फ्री ऑफ बर्डन होंगे, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो वर्कर हैं वो भी फ्री होंगे. As one foreman cannot be expert in every aspect of work, so Taylor stressed on minimum 8 specialists or functional experts to supervise and give order to the workers. अब इन्होंने ये बोला है कि जब आप टू डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी फैक्ट्री को, तो इन्होंने बोला है एज वन फोरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क. एक फोरमैन सारे एस्पेक्ट्स में डेवलप नहीं हो पाएगा, उतना एक्सपर्ट नहीं होगा. तो ज़रूरत किस चीज़ की होगी. सो टेलर सेड दैट मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट, हर डिपार्टमेंट में कम से कम 8 स्पेशलिस्ट, 8 स्पेशलिस्ट या फंक्शनल एक्सपर्ट्स तो होने ही चाहिए जो वर्कर्स को सुपरवाइज कर सके और गाइड कर सके. ईच बॉस, जो आपकी सुपरवाइजर होंगे, दे आर कॉल्ड एज बॉस. Each boss will be specialized in one aspect of work, and while observing and instructing the workers there will be definitely a specialization. अब जो आपके ये 8 हेड्स होंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे, ये अपने अपने काम में स्पेशलाइजेशन इनको प्राप्त होगा. तो ऐसे में क्या होगा, ये प्रॉपर ऑब्जर्विंग कर पाएंगे वर्कर्स की, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे. सो दिस टेक्निक, वी कैन से दैट दिस टेक्निक इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ वर्क. आपने पढ़ा था ना लास्ट में मिस्टर हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल था डिवीज़न ऑफ लेबर या डिवीज़न ऑफ वर्क. तो ये उसी का एक एक्सटेंशन फॉर्म है, उसी को बढ़ा के टेलर ने अपनी एक टेक्निक डेवलप की हुई है. टेलर सेड फोरमैन मस्ट बी, जो फोरमैन मतलब जो हेड होंगे, जो सुपरवाइजर होंगे, वो कैसे होने चाहिए. दे मस्ट बी इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट, स्पेशलाइज्ड एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट. मीन्स ये सारी क्वालिटीज़ उनमें होना चाहिए. अब नीचे इन्होंने बताया द 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्टेड बाय टेलर आर. अभी मैंने बोला कि 8 स्पेशलिस्ट होंगे. अब वो 8 स्पेशलिस्ट कैसे होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट 2 है, तो 4 दोनों डिपार्टमेंट्स में होंगे स्पेशलिस्ट. फर्स्ट डिपार्टमेंट है प्लानिंग डिपार्टमेंट. प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होगा, और लास्ट होगा डिसिप्लिनरियन. एंड जो आपका ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होगा, इसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं. इसमें गैंग बॉस होगा, स्पीड बॉस होंगे, रिपेयर बॉस होंगे, इंस्पेक्टर होंगे. इन सब के अलग अलग वर्क हैं जो ये परफॉर्म करेंगे. कुछ मशीन, गैंग बॉस को जो है मशीन्स को देखेंगे, स्पीड बॉस टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब को, सबके अलग अलग वर्क होंगे. ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड दिस फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक विद द फ्लो चार्ट. हम इस टेक्निक को फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं. देखिए, एक फैक्ट्री है जहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर, जो मतलब सोल अथॉरिटी मतलब हेड होगा, वो बैठा हुआ है. फैक्ट्री मैनेजर हो गया. अब इसके अंदर में अभी हमने पढ़ा 2 डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे. एक प्लानिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जाएगा. प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 स्पेशलिस्ट होंगे, 4 फोरमैन होंगे. इन्हीं को फोरमैन भी बोला
बोला जाएगा। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 फोरमैन होंगे। फर्स्ट है रूट क्लर्क। प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट इज रूट क्लर्क। अब रूट क्लर्क का वर्क क्या होगा? दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल एंड मैनुअल जॉब। ये सीक्वेंस तय करेगा जो वर्क परफॉर्म होना है मैकेनिकल और मैनुअल। सेकेंड कौन है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन द स्पेसिफिक मैनर। एक स्पेसिफिक मैनर में जब हमें जॉब को करना है तो उसके जनरल इंस्ट्रक्शन ये देगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, नेम ही है इसका। नेक्स्ट टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब ये किस चीज़ पे ध्यान देगा कि हमारा जो वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो, उसकी प्लानिंग करेगा और कम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट हो, क्योंकि ये प्लानिंग डिपार्टमेंट है तो ये प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे। Next is disciplinarian. This foreman is responsible for performance of job in systematic way. Discipline में हमारा वर्क परफॉर्म हो, ये इस चीज़ का प्लान तैयार करेगा। नेक्स्ट हमारा साइड में क्या दिया हुआ है? प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 फोरमैन होंगे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। गैंग बॉस का वर्क क्या होगा? ये सारे टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स जो भी चाहिए वर्क को करने के लिए उन सब का अरेंजमेंट करेगा विदाउट डिले। स्पीड बॉस क्या करता है? टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब हो या नहीं हो, होगा या नहीं होगा, इसको एश्योर करता है। रिपेयर बॉस क्या करता है? मशीन्स और टूल्स की वर्किंग कंडीशन को देखता रहता है, अगर उनमें मिस्टेक्स हैं तो उनका करेक्शन करेगा। उनमें जो भी आपको टूल्स में कुछ भी चेंजेस करने हैं, टूल्स में ऑयलिंग करना है तो वो सबको ध्यान देगा। इंस्पेक्टर क्या करेगा? इट कंट्रोल्स द क्वालिटी, इट वर्क फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। आउटपुट की क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देगा। मतलब टेलर ने सीधा सिंपल बताया है, टेलर फोकस दैट व्हेन एवरी फोरमैन इंस्ट्रक्ट एंड ऑर्डर द वर्कर्स एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। सीधा इन्होंने बताया है कि वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, जो इनके ऊपर स्पेशलिस्ट हैं उनको ही प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दीजिए ताकि ये उनको प्रॉपर वर्कर्स को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट टेक्निक ऑफ मिस्टर टेलर इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। वर्क का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए और वर्क का सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज emphasis means focus on maintaining standards relating to every step of business operation. Standardization of output is possible if standard is maintained right from selection of tools, equipments, machine to use and maximize the output by keeping in mind the quality standards. Simple इन्होंने इस टेक्निक में टेलर ने ये बोला है कि जो हमारा हेड है या जो हमारे फोरमैन है उन्हें किस चीज़ पर वर्क करना है? स्टैंडर्डाइजेशन करना है वर्क का। अब वर्क का स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ये नहीं हुआ कि आपने जो गुड्स बना रहे हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो, नहीं, आप उन गुड्स को बनाने के लिए जो टूल्स एंड इक्विपमेंट भी यूज़ कर रहे हो आपको उनका भी स्टैंडर्डाइजेशन करना है ताकि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट हम उन टूल्स और मशीन से ले सकें। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी बट इट रिफर टू द सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर साइज, टाइप, वेट, मेजर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हर चीज़ में स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सिलेक्टेड बाय डेवलप स्टैंडर्ड। अब इन्होंने बोला है जो आप मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी यूज़ करेंगे अपने गुड्स के लिए, जो आप प्रोडक्शन की मेथड्स हैं वो भी आप एक प्रॉपर स्टैंडर्ड से ही डेवलप करिए, उसके बाद उनका सिलेक्शन करिए। टू सेट up standard, the manager must make the work study technique which includes time study, motion study, fatigue study. Means अगर आप अपने प्रोडक्शन की मेथड भी चूज़ कर रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स पे ध्यान रखिए। टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं सिलेक्शन में। Modern techniques such as Kaizen, Six Sigma, etc. can be used to set up standards. Companies like Nokia, Apple, Nike, Nick, Videocon, these are using technique of standardization. ये companies क्या करती हैं? Proper standardization की technique को use कर रही हैं. The object of standardization are to reduce the given line of product to fixed type, size and characteristics. आपको क्या करना है? अपने प्रोडक्ट की साइज को भले आप कम कर दीजिए पर एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। एक फिक्स्ड टाइप ही सेट कर लीजिए कि आप ऐसा ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे पर आपकी जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस। आपके जो प्रोडक्ट के पार्ट्स हैं वो जो एक्सचेंज हो सकें। टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, टू सेटअप द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन। हमें अपने जो मैन और मशीन दोनों हैं इनकी दोनों की ही परफॉर्मेंस को एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड वे में यूज़ करना।
हम अपने प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा वैरायटी रखेंगे, हमें उतनी ज़्यादा इन्वेंट्री, उतनी ज़्यादा टाइप ऑफ मशीनरी, उतने ज़्यादा लेबर चाहिए पड़ेंगे। पर अगर हम अपने प्रोडक्ट की टाइप्स कम रखेंगे, वैरायटीज़ कम रखेंगे, हम अपने टास्क को जितना सिंपल कर लेंगे, हमारे लेबर उतना अच्छे से काम करेंगे, मशीन्स उतने अच्छे से वर्क करेंगी। अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूएसए रिड्यूस्ड इट्स वैरायटी फ्रॉम 2000 टू 200 विच ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द कंपनी। मैंने एक यूएसए की कंपनी का एग्जाम्पल आपको बताया कि कंपनी ने, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, जहां वो 2000 टाइप्स की वैरायटी रखती थी, उसने सिर्फ उसको कम करके 200 तक कर लिया। क्यों? सिर्फ इस मोटिव से कि हमारी कंपनी के स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट बने, और इसके कारण उनकी कंपनी में जो रिजल्ट आया था वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आया था। तो टेलर इस टेक्निक में ये बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा गुड्स का, अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, जितने ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वो प्रोडक्ट आपका उतना ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा क्वालिटी पे खरा उतरेगा। Next important scientific technique given by Mr. Taylor is work study. Work study ensures maximum production at minimum cost. Means हर person अपना best contribution करे। अब इसमें कुछ 4 studies include हैं। First is fatigue study, second is method study, third is time study and fourth is motion study. First हम पढ़ते हैं पहले fatigue study. Fatigue study क्या होती है? This technique of scientific management is conducted to find out the फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। अब रेस्ट इंटरवल की बात की है तो वर्कर्स की थकावट की बात करेंगे। फैटिग स्टडी में हमें ये स्टडी करना है कि हमारा वर्कर कितनी जल्दी थक जाता है, उसके हिसाब से हम उसको वर्क देंगे। तो उसके लिए ये अगर आपको पता करना है, फैटिग स्टडी करना है, तो आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बार, ड्यूरेशन कितना लंबा, और नंबर मीन्स कितने रेस्ट इंटरवल्स वो लेता है। A person is bound to get tired when he is performing job for a long period of time. There is always some rest interval is there. Obvious सी बात है, जब कोई पर्सन लंबे समय तक काम करेगा तो उसके लिए बीच बीच में रेस्ट इंटरवल की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस पर टेलर क्या बोलते हैं? टेलर सजेस्टेड दैट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द विश ऑफ मैनेजर। मैनेजर डिसाइड नहीं करेगा कि रेस्ट इंटरवल कितना होना चाहिए, बल्कि ये एक स्टडी के बाद ही डिसाइड किया जाए। मैनेजर अगर करता है डिसाइड तो एक स्टडी के बाद डिसाइड करे। अब वो स्टडी क्या है? फैटिग स्टडी है कि आप पहले एक्सपीरियंस कर लो कि आपका वर्कर कितनी देर में थक जाता है, उससे 1 महीने काम करा के देख लो, 10-15 दिन काम करा के देख लो, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वर्कर की कैपेसिटी क्या है। उसके हिसाब से आप उसको रेस्ट इंटरवल दीजिए, उतने ड्यूरेशन का उसको रेस्ट इंटरवल दीजिए। To conduct fatigue study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing a job and note down the time when that worker getting tired, and when his efficiency level starts decreasing, then give him break. कैसे पता लगाएंगे कि अब हमारे वर्कर को रेस्ट इंटरवल की ज़रूरत है? उसकी एफिशिएंसी डाउन होने लगेगी, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगेगी। This time can be noted to decide frequency of rest interval and during break आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर बिकेम फ्रेश टू रीजॉइन द वर्क। अब आप फैटिग स्टडी में यही पता लगाओगे कि एवरेज हमारे वर्कर को कितना रेस्ट इंटरवल चाहिए है, कितनी देर के बाद वो काम करने के लिए दोबारा तैयार हो सकता है, कितना ड्यूरेशन उसको चाहिए रेस्ट इंटरवल का। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, इफ़ देयर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्क की 3 शिफ्ट हैं, सपोज 8 आवर्स की शिफ्ट हैं। If after one shift worker get tired, then he can be assigned first and third shift. Second shift आप उसको मत दीजिए। So second shift में क्या होगा? उसको rest intervals मिल जाएंगे। During one shift also small pauses of rest interval can be given if it is observed that within a shift worker became fresh and with small breaks. स्मॉल ब्रेक आप उसमें भी दे सकते हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट वो करेगा, ताकि उसको वो फ्री रहे, उसको जो टायर्डनेस है वो रिलीफ होती रहे। सो नेक्स्ट हमारी आती है स्टडी मेथड स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर फर्स्ट हमने पढ़ा फैटिग स्टडी और सेकेंड स्टडी आती है मेथड स्टडी। द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू find out the one best method or way of performing the job which keeps production cost minimum and maximum the use of resources. अब इस नाम से ही समझ आ रहा होगा मेथड स्टडी। इसमें हम ये पता लगाएंगे कि हमारे हमें जो भी टास्क मिला है, जो भी हमें जॉब परफॉर्म करना है, उसको परफॉर्म करने की सबसे बेस्ट मेथड क्या है। और सबसे बेस्ट मेथड वो होती है जिसमें मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट मिले। Taylor suggested that method of production should not be decided by the rule of thumb, but all the methods must be
tried in the organization and the one which brings maximum benefit with minimum cost must be selected. टेलर ये बोलते हैं कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब वाला जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा था उसके बेसिस पे आपको नहीं चूज़ करना है, मीन्स हिट एंड मिस मेथड नहीं चलेगी आपको मेथड स्टडी में, आपको उस मेथड का सिलेक्शन करना। पहले आप सारी मेथड्स को ट्राई कर लीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले, आपको वही मेथड को सिलेक्ट करना है। टू डिटरमाइन द बेस्ट मेथड देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब होता है एप्लीकेशन या कह सकते हैं प्राप्त करना, अरेंजमेंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। अब इन्होंने बोला है कि टेलर ये बोलते हैं कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स मतलब कुछ मेजरमेंट के स्केल्स होते हैं जिनमें आपको अपने रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने तक की जो पूरी प्रोसेस है उसकी एक प्रॉपर मेथड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेलर डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। असेंबली लाइन मतलब होता है एक तरह से आपको प्रॉपर वे में रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश्ड गुड्स फिर फिनिश्ड गुड्स, प्रॉपर एक लाइन आपको चूज करनी पड़ेगी वर्क परफॉर्म करने की, तो ये मेथड स्टडी के अंदर ही आएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी। मेन ऑब्जेक्ट तो यही है कि मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ क्वालिटी। अब एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिया हुआ है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज देयर कैन बी अ लेबर इंटेंसिव मेथड एंड मशीन इंटेंसिव मेथड। प्रोडक्शन की 2 मेथड्स होती हैं, या तो लेबर से वर्क करवा दीजिए या मशीन से करवा दीजिए। टू फाइंड आउट विच इज बेस्ट मस्ट एवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम कैसे तय करेंगे कि कौन सी मेथड बेस्ट है या हमें कौन सी यूज़ करना है, तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मशीन को ज़्यादा पैसा देना होगा, मीन्स मशीन अवेलेबल कराने में ज़्यादा पैसा लगेगा, या लेबर को ज़्यादा देना पड़ेगा। जो ज़्यादा सस्ता होगा, जिसमें ज़्यादा आउटपुट हमारा प्रोड्यूस होगा, हम उसी मेथड को सिलेक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टडी अंडर द वर्क स्टडी इज टाइम स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो है टाइम स्टडी का। अब टाइम स्टडी क्या है? द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन और द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडीज आर। ये फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके लिए ये टाइम स्टडी की जाती है या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों की जाती है। तो मैं पढ़ रही हूँ अब ये 4 पॉइंट्स, इन कारणों से टाइम स्टडी की जाती है। फर्स्ट, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। ये पता लगाने के लिए कि हमारे जॉब को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम कितना है। जैसे गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है जॉब के लिए 8 आवर्स इन अ डे, तो 8 आवर्स क्या है? स्टैंडर्ड टाइम है। सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। एक वर्कर्स के लिए क्या टारगेट फिक्स होना चाहिए। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी जॉब परफॉर्म करने के लिए। एंड कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट कैटेगरीज। अब वर्कर को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इनइफिशिएंट और इफिशिएंट कैटेगरीज। इन 4 चीज़ों का पता लगाने के लिए हमें टाइम स्टडी करनी पड़ती है। Taylor suggested that the time required to perform the job should not be decided by intuition, will or wish of the manager. Taylor ये बोलते हैं कि किसी भी काम को करने का जो टाइम है वो मैनेजर अपने मन से या अपनी इच्छा से या अपनी विश से नहीं तय करेगा, बट टाइम स्टडी करनी पड़ेगी उसके लिए। उसमें कुछ इच्छा या कुछ इंट्यूशंस नहीं चलेंगे, बल्कि टाइम स्टडी के बेसिस पे हर चीज़ तय होगी। To conduct the time study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing the job with the stopwatch in hand and note down the average time taken by the worker in completion of job. Taylor suggested to repeat the same observation for 100 times and then take out the average time. This time should be considered the average time for performance of job. Taylor क्या बोलते हैं, जो FW टेलर हैं, इन्होंने ये बोला है इस टाइम स्टडी में कि आप स्टॉप वॉच लेके पहले अपने वर्कर को कुछ वर्क दीजिए और स्टॉप वॉच लेके आप उसका एवरेज टाइम निकाल लीजिए कि वो कितने समय में उस वर्क को कंप्लीट कर पाता है। ये ऑब्जर्वेशन आप चाहें तो 100 बार भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टाइम फिक्स करना है ना वर्कर के लिए कि वो कितने टाइम में वर्क परफॉर्म कर सकता है। दिस टाइम शुड बी कंसिडर्ड द एवरेज टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। कीपिंग दिस टाइम इन माइंड द टारगेट ऑफ द वर्कर शुड बी फिक्स्ड। अब इस टाइम को हम अपने माइंड में रख के ही वर्कर्स को टारगेट देंगे तो वो प्रॉपरली हमारे वर्क को कर पाएंगे, तभी वो एक इफिशिएंट वर्कर बन सकते हैं। Next technique which comes under the work study is motion study. The scientific technique of motion study is conducted
और द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडीज आर द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स। अब इसके भी कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो इसके टारगेट हैं, मेन या मेन ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। अब हमें ये देखना है कि हमारे वर्कर्स कितनी बार मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कितनी बार शिफ्ट होंगे, कितनी बार एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, मूवमेंट करेंगे। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। कुछ मूवमेंट प्रोडक्टिव मूवमेंट होते हैं जो वर्क से रिलेटेड होते हैं, और कुछ मूवमेंट कैसे होते हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होते हैं जिनका वर्क से कुछ रिलेशन नहीं होता है। फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट, टू डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। अब क्या ज़रूरत है कि हम वर्कर्स के अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कम कर दें और प्रोडक्टिव मूवमेंट को बढ़ा दें। उसके लिए हमें मोशन स्टडी करना जरूरी है। मोशन मतलब यहाँ होगा मूवमेंट। टू कंडक्ट मोशन स्टडी, टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व द एवरेज वर्कर when he is performing the job and note down all the movements he is doing, how many times he is getting up from his place, how many times he is bending down. Repeat it for 100 times with different workers. After writing all the movements, classify them in productive and unproductive movements and make the strategy to cut down or minimize the unproductive movement. टेलर ये बोलते हैं कि आप एवरेज वर्कर को वॉच करना शुरू करिए, ऑब्जर्व करना शुरू करिए, कितनी बार वो अपनी प्लेस से उठते हैं कोई भी सामान उठाने के लिए, कितनी बार वो बैंड होते हैं। आप चाहें तो 100 बार इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। उसके बाद आप हर चीज़ को नोट डाउन करिए कि क्या क्या होता है। उससे आप तय करिए कि कौन से प्रोडक्टिव मूवमेंट है और कौन से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, और फिर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को मिनिमाइज करने की कोशिश करिए। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ लिया हुआ है, वाइल ऑब्जर्विंग एन एवरेज वर्कर, इफ इट इज ऑब्जर्व दैट द वर्कर्स हैज टू बैंड फ्रिक्वेंटली to pick up the tools from toolbox placed under his table, then a stool can be placed near his seat to keep that toolbox so that the worker does not waste his energy in bending again and again. अगर हम ऑब्जर्व करते हैं अपने एक एवरेज वर्कर को कि उससे बार बार बैंड होना पड़ता है टूल बॉक्स को उठाने के लिए अपनी चेयर पे, वो अपनी चेयर पे बैठा हुआ है, उसको बार बार बैंड होना पड़ रहा है टूल बॉक्स को उठाने के लिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हुआ, तो इसको कम करने के लिए हम एक स्टूल रख सकते हैं उसकी चेयर के साइड में और उसके ऊपर टूल बॉक्स रखेंगे, तो उसको ज़्यादा बैंड नहीं होना पड़ेगा और साइड में ही वो अपने टूल बॉक्स को उठा लेगा। इससे उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, बार बार उसको बैंड नहीं होना पड़ेगा। सेम एनर्जी ही कैन यूज फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी और इफिशियंसी लेवल, उससे उसकी इफिशियंसी लेवल भी इम्प्रूव होगा। अब इन्होंने यहाँ एक इक्वेशन बनाया है, टाइम स्टडी प्लस मोशन स्टडी प्लस मैथड स्टडी प्लस फैटिग स्टडी इज इक्वल टू वर्क स्टडी। बिकॉज जो वर्क स्टडी है वो इन 4 स्टडीज़ का समेशन है, टाइम स्टडी प्लस मोशन स्टडी प्लस मैथड स्टडी प्लस फैटिग स्टडी इज इक्वल टू वर्क स्टडी। So next technique and most important technique for your board exam is differential piece wage rate system। ये सबसे important टेक्निक है जो बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है FW टेलर की। The scientific technique of differential piece wage rate system focus on paying different rate of wages for efficient and inefficient employees। ये टेक्निक के अकॉर्डिंग टेलर ये बोलते हैं कि आप पहले वर्कर्स का जो डिवीज़न कर लिया है आपने एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ का या वर्कर्स का, तो आप उनको जो पैसा देंगे, जो वेजेस देंगे, जो मजदूरी देंगे, जो उनकी इनकम रहेगी, वो उसी के बेसिस पे आप उनको दीजिए। द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम इंसिस्ट ऑन, ये 4 पॉइंट्स हैं जो इसके मेन पॉइंट होंगे। पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़, extra wages paid to efficient employee will motivate them, extra wages paid to efficient employee will motivate inefficient employees to come in the category of inefficient employees. When the payment is given according to the number of unit produced, automatically the production will be maximized। क्या बोला गया है कि जो भी हम वेजेस पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो हम किसके बेसिस पे करें, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। एफिशिएंट को ज़्यादा पेमेंट करें, इनएफिशिएंट को कम करें। अगर हम इनएफिशिएंट को कम करेंगे और एफिशिएंट को ज़्यादा करेंगे तो जो हमारे इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मोटिवेट होंगे किस चीज़ के लिए, कि हमें भी ज़्यादा इनकम कमानी है, ज़्यादा वेजेस चाहिए, तो वो भी इफ़िशिएंट की कैटेगरी में आने की कोशिश करेंगे, उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा और इससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा।
और व्हेन द पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन देन ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज। सेम बात है कि जब अगर आप पेमेंट उनको प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग करोगे तो हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। अब दिस टेक्निक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म efficiently. To conduct and adopt differential pay wage rate system, Taylor suggested that the company must fix a standard rate of wages for workers producing a standard output or their target. Simple इन्होंने ये बोला है, ये जो पैरा है मैं आपको बताती हूँ इन्होंने टेलर ने क्या बताया उस पैरे में। ये टेलर ये बोलते हैं कि जब भी आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वेजेस फिक्स करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड वेजेस फिक्स करिए अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड आउटपुट। एक स्टैंडर्ड आउटपुट जैसा फिक्स कर दीजिए कि आप 10 यूनिट्स बनाएंगे तो पर यूनिट आपको 10 रुपीज़ मिलेगा। अगर आपने 10 से ज़्यादा 20 तक यूनिट्स बनाई तो आपको 11 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा। अगर 20 से 30 यूनिट्स बनाई तो आपको 12 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा। तो ये प्रोडक्शन के हिसाब से आपका मनी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि उनके मन में एक लालच आ जाएगा कि हाँ हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमको वेजेस भी ज़्यादा मिलेगी। तो इससे वो प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इफ़ द स्टैंडर्ड टारगेट इज़ 10 यूनिट्स पर डे एंड द स्टैंडर्ड रेट इज़ 50 पर यूनिट, सो द वर्कर हु इज़ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स विल गेट 500। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोगों ने तय किया है कि एक वर्कर को हर दिन में 10 यूनिट बनानी है और हर यूनिट का पर यूनिट उन्हें 50 रुपये मिलेगा, तो अगर वो 10 यूनिट बनाएंगे तो उनको 500 रुपये मिलेगा, मतलब 50 इंटू 100। द वर्कर हु इज़ प्रोड्यूसिंग 12 यूनिट मस्ट बी पेड विद द रेट हायर देन द स्टैंडर्ड रेट दैट इज 60 पर यूनिट। अगर जो भी वर्कर 10 से ज़्यादा मतलब लगभग 12 यूनिट बनाएगा तो उसको पर यूनिट 60 रुपीज़ मिलेगा। तो कितना मिलेगा उसको, पहले कितना मिल रहा था, 10 इंटू 50 500 मिल रहा था, अब 12 इंटू 60 कितना मिलेगा, 720। मतलब प्रोडक्शन अगर हायर हुआ है तो जो उनका वेज रेट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारे वर्कर्स होंगे वो मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। और आप ये भी फिक्स कर सकते हैं, द पर्सन हु इज़ प्रोड्यूसिंग लेस स्टैंडर्ड यूनिट्स विल गेट लेस मनी। जो कम प्रोडक्शन करेगा 10 से, सपोज किसी ने 8 यूनिट प्रोड्यूस की तो उसे 50 से पैसा पर यूनिट ना मिल के कितने रुपए से मिलेगा, 40 से मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा, वर्कर्स मोटिवेट होंगे कि नहीं हमें 10 से कम यूनिट तो बनानी ही नहीं है, 10 से ज़्यादा हो जाएं या 10 हो जाएं पर 10 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा उनका वेज रेट भी कम हो जाएगा। तो सिर्फ उनको कितना मिलेगा, 320 ही मिलेगा। दिस डिफरेंस इन वेजेस विल मोटिवेट द वर्कर्स टू बिकम एफिशिएंट एंड अर्न मोर मनी। So last and most important technique given by Taylor is mental revolution. ये बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी है, व्हाट इज़ मेंटल रिवॉल्यूशन। और प्रैक्टिकल्स में भी वाइवा में ये पूछा जाता है कि मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन आर चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर, cooperation between workers and management, and third one is ruling out feeling of suspicion or prejudice from the minds of workers and management to adopt systematic thinking। नाम से ही समझ में आ रहा, मेंटल रेवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। एक तरह से मानसिक क्रांति मतलब क्योंकि जो हमारा वर्कर्स होते हैं और जो मैनेजमेंट होते हैं ये एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल्स होते हैं। वर्कर्स हमेशा सोचते हैं दे आर ओवरबर्डन एंड मैनेजमेंट हमेशा सोचते हैं कि वर्कर्स को वो ज़्यादा पे कर रहे हैं पर वो उतना काम नहीं कर रहे हैं। तो दोनों में हमेशा एक मतभेद चलता है। तो ज़रूरत क्या है, उसके कारण उनके प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम दोनों का जो एटीट्यूड है एक दूसरे के लिए उसको चेंज करें। वर्कर्स मैनेजमेंट की बात को समझें और मैनेजमेंट वर्कर्स की बात समझें। टेलर सेड दैट जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स फील द मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट देम, दे फील दैट दे आर ओवरबर्डन and with excess work and pay them less. On the other hand, management feels that workers always grumble, they follow go slow policy, damage the equipments and work carelessly. मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर्स हमेशा किस पॉलिसी पे चलते हैं, स्लो काम करना है, इक्विपमेंट को डैमेज भी कर देते हैं, बहुत ही केयरलेस होते हैं, ऐसा मैनेजमेंट मानता है। बट
बोथ द ग्रुप्स इन सस्पेक्ट ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े अपोजिशंस में चलते हैं इन द टेक्निक ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। अब ये मेंटल रिवॉल्यूशन टेक्निक मतलब दोनों के एटीट्यूड को बदलना है। टेलर स्ट्रेस दैट, और वी कैन से दैट टेलर फोकस दैट देयर इज अ नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप्स ड्रास्टिकली। ही रेफर टू चेंज एज अ मेंटल रिवॉल्यूशन ऑफ माइंड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग एंड फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम ईच अदर। ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम एक पॉजिटिव फीलिंग, एक ऐसी भावना उनके अंदर पैदा करें जिससे वो दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों ग्रुप्स, वर्कर ग्रुप भी और मैनेजमेंट ग्रुप भी, एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करें। सो फाइनली दिस इज द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टेक्निक गिवन बाय मिस्टर टेलर, मेंटल रिवॉल्यूशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। So in the last of this video, I have added some points of advantages of scientific management. Means if we follow these scientific management principles and techniques, then what benefits they will bring in our company. Here there are 6 points of benefits of scientific management. You can see them. These are the important points, and thank you so much for listening and seeing this video.